Namaskar and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth, the study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie, or imagination. Sathology builds your identity, whereas mythology destroys your identity. You can search out my books on Kindle, which are available all over the world by if you search the word Sathology. And if you are buying in India, then you can go to kapot.in, kapot.in, and you can see my books over there. uh, Kindle is the most preferred readable format, and if you are traveling, you can travel with multiple books. And also, you can get my books in print in Australia, New Zealand, US, Canada, most of the European countries, and also most of the, including Japan, you can get my books. They're in English. And most of the South American countries also, you can get my books in print. So I have very, very special guest. He's an author of multiple books and he is a leader in the thought process. Let's welcome him. Welcome to Ramesh Mishra Pankaj. नमस्कार। नमस्कार। तो मेरा भारत का विजिट तो काफी अच्छा रहा आपकी वजह से, और आप बहुत आपने नहीं नहीं, आपका तो स्वागत हुआ भारत में। लोगों में जिज्ञासा है, लोग नया नया जानना चाहते हैं, इसलिए आप तो बार बार आइए भारत में। तो इस बार जब मैं भारत में घूम रहा था तो एक बड़ा स्ट्राइकिंग चीज हुआ। नेता जी कल्चर देख के, मुझे नेता कल्चर, मैं पहले भी बहुत बार मिल चुका हूँ और बहुत सारे लीडर्स अच्छे, बहुत अच्छे भी होते हैं और बहुत सारे लीडर्स, जी। लेकिन जो एक लोगों के अंदर गलत धारणा है कि नेता सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, वो एक मुझे लगा अजीब से देखने में। जैसे कोई भी मुझे बात करेगा तो बोलेगा मैं आपसे इसका मीटिंग करा देता हूँ। और और मतलब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मुझे उससे क्या मिलेगा, या मैं उन नेताजी का भी समय बर्बाद करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं मैं क्या बात करूंगा उनके साथ। तो आपका इस विषय में क्या बोलना है, नेता कल्चर के बारे में, नेतावाद? नहीं, ये बिल्कुल एक नई चीज है भारत में। 15 अगस्त 1947 से जो हमने पढ़ा है वो पहले तो अलग था, लेकिन ये चूंकि एक एलियन स्टेट आ गया। ये क्या हुआ है कि जो पहले परंपरागत भारत के राजा थे, उनके विषय में भारत के लोगों को अपने अपने इलाके का, यानी जो मुस्लिम राजा थे उनकी बात अलग है, वो तो बहुत ही छली और झूठे और क्रूर होते थे। लेकिन जो हिंदू राजा थे, उनका ये परिचय था कि भाई उनका ये बातचीत करने का तरीका है, उनसे एक सीमित बात होगी, शेष काम राज्य व्यवस्था में चलता रहता है। तो वो उनसे बहुत सीमित भेंट होती थी। कभी मिल लिए, विशेष अवसरों पर दर्शन कर लिया, और बाकी जीवन अपने ढंग से चलता था। लेकिन जब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आया, तो जिस लगभग आधे आधे से थोड़ा अधिक भारत में ब्रिटिश स्टेट था। शेष जो थी प्रिंसली स्टेट, जिन्हें वो कहते हैं 730, उसमें से 115 बहुत बड़े बड़े स्टेट थे। तो वो स्वाधीन थे, उनका केवल एक तरह से वो इनको इंग्लैंड को अपना सुवेरेनिटी वाली संधि थी, यानी संप्रभु मानते थे, लेकिन बाकी उनका शासन अपने ढंग से चलता था। तो उसमें जो हिंदू राजा थे, वो वहां की भाषा में बातचीत करते थे, वहां की परंपरा, वहां के रीति रिवाज, सबको सब विदित था। अब ये जो नया ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, उसमें कई चाल चली जवाहरलाल नेहरू वगैरह ने। कि एक तो उन्होंने जो ब्रिटिश सिस्टम है, ऊपरी तौर पे उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन जो ब्रिटिश सिस्टम का कोर है उसको नहीं स्वीकार किया। ब्रिटिश सिस्टम का कोर ये है कि जो मेजॉरिटी का रिलीजन है, उसको स्टेट का प्रोटेक्शन होगा। जैसे इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट चर्च मेजॉरिटी का रिलीजन है, तो क्राउन जो है वो लीगली प्रोटेक्टर है प्रोटेस्टेंट चर्च का। यानी मेजॉरिटी के रिलीजन को क्राउन का प्रोटेक्शन प्राप्त होगा, लीगल ऑफिशियल। तो उसकी नकल भी नहीं की। अगर ऐसा नकल करते तो हिंदू धर्म को भारत के राज्य का, शासन का संरक्षण होता। जब धर्म का संरक्षण होता तो यहाँ की प्रथाएं, परंपराएं पहले से जो चली आ रही हैं धर्मशास्त्रों के अनुसार, वो सबको पता थी कि कैसे इंटरेक्ट करना है, किस बात में क्या निर्णय करना है। तो वो सहज हो जाता, कोई नई चीज नहीं होती। तो इन्होंने एक तो इंग्लैंड का वो जो कोर था वो नहीं लिया, उसके स्थान पर सोवियत संघ, जो उस समय कम्युनिस्ट शासन था, तो जवाहरलाल नेहरू कम्युनिस्ट ब्लॉक से जुड़ गए और उन्होंने पैटर्न कम्युनिस्टों का ले लिया, कि जिसमें स्टेट अपने मन से, जो रूलर्स हैं, जो एक ग्रुप ऑफ रूलर है, यानी थोड़े से लोग लीडर और उनके 10 12 15 लोग एग्जीक्यूटिव कार्यकारिणी,
वो मिल के तय करेगी कि सारे देश को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, पूरी सोसाइटी को कंट्रोल करना है, डोमिनेट करना है और बदल देना है। ये चुपके चुपके कर लिया, क्योंकि इस बात को भारत के लोगों को नहीं बताया, और ये ब्रिटिश शासन से भी बदतर शासन आ गया। क्योंकि ब्रिटिश शासन में 1 नवंबर 1858 को पहली बार भारत में ब्रिटिश शासन आया, तो विक्टोरिया ने ऐलान किया था कि हम भारत में अपना कोई प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी नहीं थोपेंगे। यहाँ के लोग जिस धर्म को, जिस मजहब को, जिस रिलीजन को मान रहे हैं वो मानते रहें, हम सबको प्रोटेक्ट करेंगे, इक्वली समान रूप से संरक्षण देंगे। तो लोगों को आदत थी कि भाई अगर मान लीजिए बहुत बुरा शासन हुआ ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद, तो इंग्लैंड जैसा होगा। तो इंग्लैंड का थोड़ा समझ आ गई थी, और ये था कि जैसे हिंदू है तो हिंदू अपने धर्मशास्त्र के अनुसार चलते रहेंगे, मुसलमान कुरान के अनुसार चलेंगे, दोनों में जो टकराव होगा उसको शासन सेकुलर आधार पर रिजॉल्व करेगा। लेकिन अब ये जो नया शासक आया, इन्होंने अपने मन से अपनी जिम्मेदारी, जो जैसे सिविलाइजिंग मिशन बोलते थे ब्रिटिशर्स, तो इन्होंने सिविलाइजिंग मिशन अपना ले लिया। मतलब जो कोटरी ऑफ लीडर्स हैं, मुश्किल से 15-20 बड़े नेता, वो तय करेंगे कि हिंदू समाज को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, किधर ले जाना है। और ये उन्होंने बताया नहीं, और इस पर पब्लिक डिबेट नहीं हुई कि भाई हम तो स्विच कर रहे हैं, जो हमारा परंपरागत राजधर्म है, हिंदू राजाओं का जो शासन की शैली है, उसको भी हम त्याग रहे हैं। और साथ ही ब्रिटिश सिस्टम जो था भारत में, ब्रिटिश भारतीय सिस्टम, जो कि किसी भी रिलीजन के आंतरिक मामलों में अपनी ओर से रिलीजियस इंटरवेंशन नहीं करता था, सेकुलर इंटरवेंशन करता था कि भाई लड़ाई झगड़ा नहीं हो, कानून कायदे से रहें, बस, उसको भी त्याग रहे हैं। ब्रिटिश शासन ने यह दावा नहीं किया था कि हम हिंदू सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, उसने कहा था हम सबको प्रोटेक्शन देंगे। अब ये जो नए लीडर्स आए, इन्होंने इंडिया एक्ट 1935 की नकल तो की, लेकिन उसका कोर हटा दिया। कोर ये था कि मेजॉरिटी के धर्म को स्टेट का प्रोटेक्शन हो, लीगल ऑफिशियल प्रोटेक्शन हो, है ना, विधिक और अधिकृत रूप से शासन का संरक्षण हिंदू धर्म को प्राप्त हो, ये होना चाहिए। ये भी नहीं हुआ। उसके स्थान पर ये इन्होंने कहा कि हम जैसा चाहेंगे, हम जिसको बताएंगे कि ये साइंटिफिक टेम्पर है, हम जिसको बताएंगे कि ये न्यू सोसाइटी है, उधर सोसाइटी को ले जाना है। और इसके लिए शिक्षा और संचार नहीं, उद्योग, व्यापार, कृषि, सब कुछ शासन के हाथ में आ गया। खेती क्या होगी सरकार बताएगी, कहेगी ये फसल उगाओ, ये नहीं उगाओ, एक सी फसल उगाओ। तो जो परंपरागत खेती का ज्ञान था, पशुपालन का ज्ञान था, उसमें कहा नहीं हाइब्रिड लाओ, है ना। तो संकर गायें, गायों की देसी नस्ल खत्म। पौधों और पेड़ों में भी, फूलों में भी इन्होंने कोशिश की शासकों ने कि प्रोपेगेंडा के द्वारा विदेशी फूल, विदेशी वृक्ष, विदेशी वनस्पति, इनका ज्यादा प्रोपेगेंडा करें, और जो देसी है उसका हम अपने ढंग से व्यापार करते रहें। तो राज्य जो है वो व्यापार भी करने लगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी बनाने लगा, कमर्शियल पॉलिसी भी बनाने लगा, व्यापार, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, संचार सब सरकार करने लगी। तो जो खाते पीते लोग थे, उन्होंने जल्दी से, जो रूलिंग लीडर्स आए थे कांग्रेस के, उनसे लाइजा बना लिया और उनसे अपना काम कराने लगे। और जनता के बीच लीडर्स की ये छवि दे दी कि ये तो सर्वोच्च है, जो चाहे वो कर सकता है, और ये चाहे तो आपका भाग्य बदल दे, और चाहे तो आपके जीवन में खुशहाली ला दे, और चाहे तो आपको समाप्त कर दे, नष्ट कर दे। तो इस तरह एक तरह का कोई बड़ा राक्षस या बड़ा समर्थ पहलवान जो मनमानी करता हो, ऐसा कुछ लीडर्स को बना दिया। और प्रोपेगेंडा के द्वारा लीडर्स की इमेज ऐसी बना दी गई कि वो तो जो चाहे वो कर सकते हैं। जवाहरलाल की बनाई गई, फिर उसी इमेज में सब लीडर्स को डाल दिया। नतीजा ये है कि भारत के नेताओं को लगा कि अच्छा कोई भी दुख है तो नेता के पास चलो। भूख है, क्योंकि कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों ने प्रदर्शन किया कि भूख और बेरोजगारी ये सब जो है, ये तो लीडर ही ठीक कर सकते हैं। सिस्टम की कोई बात नहीं की भारत में कि सिस्टम ऐसा है, इसके कारण ये समस्या है, इसको थोड़ा ऐसे ठीक कर लो। यानी जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स होनी चाहिए, व्यावहारिक राजनीति, उसकी भी बात नहीं की। जो परंपरागत राजनीति थी वो छोड़ दी, उसके स्थान पर एक चमत्कारिक छवि, कुछ मिरेकुलस लीडर, हम कुछ भी कर देंगे, जवाहरलाल जी जिसको चाहे उसको महान बना दें, जिसको चाहे उसके नीचे गिरा दें। फिर इन्होंने सोवियत ब्लॉक से यह भी ले लिया कि राइटर कौन होगा,
तो बड़ा राइटर वो है जिसको गवर्नमेंट जो है वो प्राइज दे। ये नहीं कि अलग अलग कारपोरेट हाउसेस हों या कोई बड़े सेठ लोग हों, समाज के लोग हों, वो जिसको सम्मान दें। पहले ऐसा होता था कि बड़ा कवि, बड़ा लेखक, बड़ा विद्वान, बड़े पूज्य धर्माचार्य, ये सब कैसे होते थे? समाज जिनको मान्यता दे। और परंपरागत हमारे बहुत से संप्रदाय थे, उनके अपने अपने आचार्य थे, तो वो तो बने रहे। लेकिन शासन ने एक ऐसी कोशिश की कि जिसे ये चाहें, जिस मठ को चाहें शासन उसमें कंट्रोल कर लेगा, सरकारी अफसर बैठा देगा। जिस धर्माचार्य को चाहेंगे झूठे आरोप लगा के उसको हटा देंगे। जिसको चाहेंगे, जिससे शासक खुश हो जाएगा, नेता खुश हो जाएगा, उसको बड़ा लेखक बना देगा, है ना, उसको साहित्य अकादमी में बैठा देगा। जिस संगीतज्ञ से खुश हो जाएगा उसको शासन के द्वारा देश भर में गाना गवाया जाएगा, नाच नचाया जाएगा। तो संगीतज्ञ, नर्तक, लेखक, कलाकार, चित्रकार, ये सब कौन बड़ा है ये सरकार तय करेगी। नतीजा ये है कि सब लोग, व्यापारी भी इसमें लग गए। किस व्यापारी को विदेश से व्यापार की अनुमति मिलेगी, नेता तय करने लगा, सोशलिस्ट पैटर्न में, है ना। तो वो सरकारों को पटा के, अच्छा, देखने को ये सदा गरीबों की बात करते रहे, गरीबी हटाएंगे, लेकिन किया क्या कि सरकार जो है वो सबसे ज्यादा बिजली और पानी, इन सब की सुविधा व्यापारियों को देती थी कि भाई हमें उद्योग बढ़ाना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। तो जो चतुर व्यापारी थे वो समझ गए, नेताओं से मिल लो तो सरलता से अपना व्यापार, अपनी फैक्ट्री ये लगा लो, अपना बिजनेस कर लो, विदेशों से भी व्यापार उनके नेताओं के इशारे पर शर्तें कर लो। इसमें नेता लोग कमीशन खाते होंगे जिसकी कोई पब्लिक जानकारी नहीं। नतीजा यह है कि व्यापारी, लेखक, नर्तक, गायक, चित्रकार, विद्वान, सबके सब नेताजी की इच्छा पर डिपेंड करने लगे, तो वो चक्कर लगाने लगे। धर्माचार्यों में भी जो स्वाभिमानी परंपरागत धर्माचार्य थे वो तो अपना भगवान का भजन और अपने ढंग से करते रहे, लेकिन हर धर्माचार्य को ये मैसेज चला गया कि अगर कोई नेता चाहे ले, शासन का नेता, तो वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो धर्माचार्य लोग भी कोशिश करने लगे, हम अपने यहाँ अमुक नेता को बुलाएं, नेता का सम्मान करें और दिखाएंगे ये कि हम आशीर्वाद दे रहे हैं जनता के बीच। तो नेताओं और धर्माचार्यों में से जो लोग ज्यादा चालाक थे, उनके बीच ये समझ आ गई कि आप आइएगा, हम आपका सम्मान करेंगे, लेकिन जनता के बीच हमको ये दिखाना है कि हम आशीर्वाद दे रहे हैं आपको भी। तो एक अजीब सा झूठा पूरा व्यवहार नेताओं ने चला दिया। और ये चला इसलिए पाए कि इन्होंने सोवियत ढंग का बहुत ही बर्बर, बहुत ही क्रूर राज्य तंत्र ला दिया। लेकिन ये बहुत चालाक भी थे। जवाहरलाल सबसे चालाक राजनेता थे। 1947 से आज तक जितने नेता हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा चालाक जवाहरलाल नेहरू थे। तो उन्होंने ये किया कि स्टेट को पावरफुल तो सोवियत संघ की तरह बनाए, लेकिन यहाँ वोटिंग राइट दे दें, क्योंकि उनको पता था यहाँ के लोगों को बोलने का बड़ा शौक है, आपस में खूब बात करते हैं, तो ये वोट वोट देंगे तो इनका मन हल्का रहेगा। तो उन्होंने वोट का राइट दे दिया यहाँ। तो पार्टियां भी बनने दी, लोकतांत्रिक चुनाव भी होते रहे, और प्रोपेगेंडा मशीनरी पूरी पूरी शासन के हाथ में रही। तो अपनी इमेज बिल्डिंग बड़ी कुशलता से, बड़ा कठिन काम था, क्योंकि सोवियत संघ वगैरह में या चीन में तो ये है कि पार्टी का कंट्रोल है, स्टेट का कंट्रोल है टोटल, कोई अन्य पार्टी नहीं आ सकती, तो आप ही सब कुछ है, और यहाँ तो चुनाव भी हो रहे हैं। लेकिन उसको दूसरी तरह से पूरा कंट्रोल था, बहुत ही इनडायरेक्ट कंट्रोल रूलिंग पार्टी का हो गया। और किसी को कोई सम्मान पाना है, किसी को अपना व्यापार बढ़ाना है, किसी को सरकारी विभाग से कर्ज लेना है, फिर उसके बाद उसमें छूट भी मिलती थी, रिबेट, काफी रिबेट देने लगी सरकार की हमको तरक्की करनी है, तो बहुत सारी रिबेट्स, बहुत सारी कंसेशन, बहुत सी रियायतें, बहुत सी छूट। तो व्यापारी भी किसी न किसी नेता को खुश करने लगे, और लेखक भी, और संपादक और मीडिया वाले तो सब करने ही लगे। हर आदमी नेता को खुश करने लगा कि वो खुश रहेगा तो हमारे अखबार के मालिक को वो कुछ छूट दे देगा। शुरू में तो पेपर वगैरह सब सरकार के हाथ में थे, तो अखबार को छापने का कागज सरकार देती थी। तो इसलिए भी मालिक लोग चाहते थे कि हम ऐसे आदमी को संपादक और पत्रकार रखें जो नेताओं से लायजा बनाकर रखे। तो हमको विज्ञापन, डीएवीपी आ गया, दृश्य श्रव्य निदेशालय जो है वो विज्ञापन देने लगा, तो सरकार सबसे बड़ी विज्ञापन दाता हो गई। जब सरकार सबसे बड़ी विज्ञापन दाता हो गई तो उस समय तो प्रिंटिंग
प्रिंटिंग वाला ही ज्यादा उद्योग था ना, प्रेस। इलेक्ट्रॉनिक तो अभी आया है। तो प्रिंटिंग प्रेस पूरी तरह गवर्नमेंट पर निर्भर हो गया कि ये हमको कागज मुफ्त में दे देंगे, और उसमें जालसाजी भी चलती थी। अपना प्रसार संख्या बहुत अधिक दिखा दो तो बहुत सा कागज मिल जाएगा, तो कुछ कागज ब्लैक में बेच लेंगे। तो अकेले सरकार का विज्ञापन और सरकार के द्वारा दिया गया एक्चुअल रीडरशिप, वास्तविक पाठक संख्या से कई गुना अधिक कागज, क्योंकि अफसरों से मिली भगत नेताओं के इशारे पर होने लगी। तो सरकार से ही कागज मिल रहा है, सरकार से ही विज्ञापन का पैसा मिल रहा है, तो सबसे बड़ा सोर्स, प्रेस को चलाने का भी सबसे बड़ा सोर्स गवर्नमेंट हो गई, और गवर्नमेंट से लाभ लेने का सबसे बड़ा सोर्स नेता हो गए। तो ये हो गया ना कि हर बात में, व्यापार में, लेखन में, पत्रकारिता में, प्रेस में, कौन अच्छा संगीतज्ञ है जिसका सरकार सब जगह गायन कराएगी, कौन अच्छा नर्तक है जिसको शासन सब जगह नाच नृत्य के लिए बुलाएगा। इस तरह जो भी इमर्जिंग ग्रुप्स हैं वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करने लगे कि हम शासन खुश रहे तो हमारा, हम लेखक हो जाएंगे। हमको उस समय तो सोवियत संघ पुरस्कार था, सोवियत लैंड प्राइज भी गवर्नमेंट के जरिए मिलती थी। तो जिसको सोवियत लैंड प्राइज मिली वो बहुत बड़ा लेखक हो गया। ऐसे ऐसे लोग हैं। अब तो वो पुराने हो गए, मैं नहीं कहता, कम्युनिस्ट लेखकों को मैं जानता हूँ, लगभग मूर्ख हैं, कुछ नहीं जानते, बेसिक्स नहीं जानते, उन्होंने मार्क्स को भी नहीं पढ़ा, लेकिन बहुत बड़े क्रांतिकारी लेखक हो गए। क्यों? सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है। तो शासन का जीवन के हर क्षेत्र में पूर्ण नियंत्रण हो गया। तो इसलिए लोगों को लीडर्स के पास जाने की आदत हो गई। अब 1 मिनट 2 मिनट और एक बात बताएं, इसमें क्या जो सबसे बड़ी पेच है कि जब ये राजीव गांधी आए और इन्होंने ग्लोबलाइजेशन वाली, नरसिंह राव के समय से ही चला कि लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण और वैश्वीकरण जो चला, तो उसमें जो समाजवादी कंट्रोल था वो थोड़ा ढीला हुआ, और थोड़ा अमेरिका की ओर भी झुक गए राजीव गांधी और उसके बाद सारे देश के सभी नेता। तो ये परिवर्तन तो आया, लेकिन इस परिवर्तन से क्या हुआ कि स्टेट मशीनरी ताकतवर तो ज्यों की त्यों बनी रही, नेताओं ने ऐसा किया, और वास्तव में इसके बाद वो बहुत कम समस्याएं हैं, नेता तो कोई समस्या हल ही नहीं कर सकता। इस बीच नेताओं के इस आचरण के कारण ब्यूरोक्रेसी बहुत पावरफुल हो गई। तो ब्यूरोक्रेट्स नेता का एक काम करते थे तो चार अपना काम करते थे। आपने एक फाइल में किसी को कहा कि इसको अनुदान दे दो, दान दे दो, तो उन्होंने साथ में अपने किसी परिचित को, क्योंकि नेता जो थे वो अप्रशिक्षित हैं, मॉडर्न ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के विषय में भारत के अधिकांश नेता इग्नोरेंट हैं, इलिटरेट हैं, और डिपेंड वो ब्यूरोक्रेसी पे करते हैं। ऐसा कुछ कर दिया, नतीजा ये है कि वो ब्यूरोक्रेट अपने मन की चलाने लगे। तो ब्यूरोक्रेट जो है वो जनता की समस्या में उसको कोई रुचि नहीं है, नेता खुश रहे, मेरा और प्रमोशन हो जाए, मेरा ट्रांसफर कहीं ऐसा नहीं हो कि जिससे मुझे, मेरे बच्चों को कष्ट हो। बहुत छोटे छोटे, यानी छोटे मन, छोटे इच्छाएं, छोटी डिजायर्स वाले ब्यूरोक्रेट हो गए। और नेता जो हैं उनको तो कुछ पता ही नहीं था कि स्टेट कैसे चलेगा, उनको तो यही खुश था कि बस हम जीत गए हैं, हमको तनख्वाह वेतन भत्ता तो मिलता ही है, साथ में यश बहुत मिलता है, और अफसरों से मिलके पैसा भी खूब खाने को मिलता है। नतीजा ये है कि वास्तव में तो समाज की समस्याएं हल करने की शक्ति नेताओं में नहीं रही, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, बहुत समस्याएं हैं, तो ये तो सिस्टम से होगा। सिस्टम ऐसा रहा कि उसमें केओटिक, अराजकता रही, बड़े मुश्किल से कोई काम हो सकता है, सिस्टम ऐसा रहा। और नेता की इमेज ये बनी रही कि वो कुछ भी कर सकते हैं, चमत्कार। तो सब लोग नेताओं से मिलने को लगे रहे। अब वो एक कल्चर चल गया है भारत में, तो आपने कहा ना नेता कल्चर, तो भारत में नेता कल्चर पहले भी खतर मतलब बहुत ही कठिन था, लेकिन अब तो बहुत कठिन हो गया, क्योंकि अब नेता प्रायः कोई समस्या हल नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास मिलने वालों की भीड़ लगी रहती है, हजारों लोग जा रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं। तो एक कल्चर है, सुबह सुबह आप उनकी दरखास्त ले लेंगे, फिर अफसर को दे देंगे, जरा इसको देखना। तो आप क्यों खड़े होते हैं? तो सोचते हैं कि इससे हमारी इमेज बनेगी, इससे वोट मिल जाएगा। नतीजा ये है कि नेता जनता के साथ छल करता है, वो इसलिए दर्शन देता है, इसलिए खड़ा रहता है लाइन में कि सबकी एप्लीकेशन ले लो तो श्रेय हमको मिले, और अंत में वो अफसर को दे देता है, तो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से वो फाइल चलती है, खाना पूरी हो जाती है। तो ये जो नेता कल्चर है, ये तो भारत के लोगों के साथ छल, उनकी शक्ति को नष्ट करना,
उनको भरमाना कि नेताजी सब कर देंगे। और व्यवहार में हमने देखा है, क्योंकि मैं भी पूरे सामाजिक जीवन में सक्रिय रहा हूँ, तो मुश्किल से कोई एकाध समस्या नेता को भी बहुत देर से हल कर पाता है। मेरे अपने अनुभव हैं, अंत में अफसरों पर ही निर्भर करते हैं। अफसर चाहे तो उन्हें घुमा दे। अफसर अगर अगर कोई जैसे मुलायम सिंह या मायावती जो लोग हैं, जैसे लोग हैं, तो गाली गलौज करके दबा लेते हैं, तो फट से कोई उनका एक मुख्य काम कर देते हैं। बाकी वो घुमाते रहते हैं। भाजपा नेताओं को तो खासकर घुमाते हैं। अभी मोदी जी जब से आए हैं तब से थोड़ा सा कार्य पर जोर दिया है उन्होंने, लेकिन वो टॉप शीर्ष लेवल पे, नीचे तो जहां की तहां समस्या है। लेकिन ये नेता कल्चर चल गया है। तो इस नेता कल्चर का कारण क्या है? सोवियत ब्लॉक की नकल में ब्यूरोक्रेसी को ढालना, जनता के बीच में ये झूठा संदेश देना कि सारी समस्याएं सिस्टम नहीं हल करेगा, नेताजी हल करेंगे, और नेता की इमेज चमकाना। और चुनाव के लिए इसी लोग ये इमेज पर ज्यादा निर्भर करने लगे, बजाय इसके कि पॉलिसी क्या होगी। और पॉलिसी तो वो बताने लगे, जो थोड़ा पढ़े लिखे लोग किस बात से खुश होंगे, तो चुनाव मैनिफेस्टो इंटेलेक्चुअल लोगों को खुश करने के लिए जारी किए जाते हैं सारे चुनाव घोषणा पत्र। और प्रैक्टिकल व्यावहारिक राजनीति दूसरे स्तर पर होती है। तो ये है नेता कल्चर का। अब आप अमेरिका के बारे में बताएं। ये तो भारत का नेता कल्चर है, जो झूठ और छल पर टिका है, और एक झूठी इमेज पर। नहीं, एक्चुअली क्या है कि भारत ने जो है ये जो नेता कल्चर वेस्ट से ही कॉपी किया है, क्योंकि वेस्ट में करिश्मा इज मोर इम्पोर्टेंट देन कंडक्ट। मतलब करिश्मा हम्म। का इम्पोर्टेंस ज्यादा होता है और कार्य का इम्पोर्टेंस थोड़ा कम होता है। अच्छा। अब जितना भी अमेरिकन पॉलिटिशियंस सब देखेंगे, सब लोग एक इमेज के ऊपर काम कर रहे हैं। सब लोग, ऐसा सबके बारे में नहीं बोल सकता, जो अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस भी हैं अमेरिका में, जो कार्य भी करते हैं, जो काफी फेमस है अपने कार्य की वजह से। लेकिन मेजोरिटी कल्चर जो अमेरिका के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स जो जो इलेक्ट होते हैं, वो होते हैं करिश्मा के चक्कर में। तो उसमें लोग मूर्ख भी बन जाते हैं, क्योंकि जैसे अमेरिका में अच्छा कोई सूट पैंट और टाई लगा के आएगा तो उसको वोट ज्यादा मिलते हैं। अगर कोई वही अच्छा। व्यक्ति जीन्स और शर्ट में आ जाएगा तो उसको वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसको सीरियस नहीं समझा जा रहा है। तो एक वो कल्चर ओहो। बना हुआ है कि जो रिलीजियस लीडर है वो हमेशा विल बी वेल ड्रेस्ड, मतलब उसके कपड़े अच्छे होने अच्छा। चाहिए, एक इमेज बना के रखा हुआ है। तो अच्छा। पॉलिटिशियंस भी सेम चीज फॉलो करते हैं। तो हम्म। पॉलिटिशियंस के साथ क्या है, रिलीजियस लीडर्स के साथ क्या है कि वो काला चोंगा पहनेंगे, और एक उनका एक गंद, इसको क्या बोलते हैं मुझे इंग्लिश में मालूम नहीं, याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक बकल होता है, उससे वो कॉलर बंद हो जाता है। तो कॉलर हाँ, हैज जो टू बी क्रॉस का टाइट। क्रॉस नकल है। हाँ। हाँ, ऐसा टाइट हो जाता है, तो उसकी जगह टाई हो गई है, हाँ। टाई से कॉलर बंद हो गया। तो हाँ। वो कंसिडर कि वो इंटेलिजेंट आदमी है। जितने भी जैसे इनके प्रचारक होते हैं अच्छी तरह ड्रेस्ड होते हैं, क्योंकि उनको एक बेचा हुआ है कि अगर कोई रिलीजियस लीडर आया तो वो आपका बॉस है, इज अ नोबल, और उसको फॉलो किया जाए। तो पॉलिटिशियंस भी वैसे ही फॉलो करते हैं। लेकिन भारत का कल्चर एकदम अलग है। भारत में अगर ट्रेडिशनल कल्चर हम देखें, तो हमारे साधु संत इसलिए पॉपुलर हैं क्योंकि उनके पास कंटेंट है। मतलब वो वेदों पे विचार रख सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, या फिर पुराण पे, महाभारत रामायण पे विचार विमर्श कर सकते हैं। लेकिन वो अमेरिका का कल्चर नहीं है। लेकिन भारत में अभी जो वेस्ट का कल्चर वो आ गया है, चर्च वाला कल्चर, जहाँ पे नेता भी इमेज के ऊपर फोकस कर रहा है। आपको तो आपने देखा ही है कितने एडवर्टाइजमेंट लोग डालते हैं। मैंने तो केरल में दिल्ली का एडवर्टाइजमेंट देखा तो मुझे समझ में नहीं आया कि दिल्ली का एडवर्टाइजमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट जो है, केरल में उसका क्या योग। और तो और वो भी मलयालम में, तो पता नहीं कौन सा दिल्ली वाला पढ़ेगा मलयालम का न्यूज़पेपर, आई हैव नो आइडिया। लेकिन वो था उधर, बिकॉज वही आप जैसे बात कर रहे हैं, वो एक इमेज बिल्डिंग का काम चल रहा है, और उसी के अनुसार लोग काम करेंगे। ऐसा ऐसा है लोगों के साथ। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है इधर, अगर हम दोनों सिस्टम्स को कंपेयर करते हैं आज के दिन में, तो अमेरिका हम्म। में भी, अमेरिका में पॉलिटिशियन मतलब एक तरीके का डायरेक्ट लाइफ को कनेक्ट नहीं करता है पॉलिटिशियन। लेकिन अगर हम देखते हैं नॉर्मल पॉलिटिशियन को भी, तो वो साधारण लोगों के जैसा कॉफी शॉप्स में जाते हैं, साधारण लोगों के जैसा बैठते हैं, और लोग उनको ज्यादा आसपास घेरते भी नहीं है। अनलेस एंड अनटिल कोई सीक्रेट सर्विस का एजेंट होगा तो लोगों को लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कोई घेरते नहीं है। लेकिन भारत में एक अलग कल्चर है। भारत में नेता अगर जाएंगे तो शायद कॉफी शॉप थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा, उसमें साधारण लोग नहीं घुस पाएंगे। एक जो हम्म। रेस्ट्रिक्शन जो लगा दिया है कि आर्टिफिशियल इंपॉर्टेंस बनाना, कि लाल बत्ती की कारें होंगी, या फिर वो स्पेशली उसके आगे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होगा, तो इट्स ए स्टेटस सिंबल नाउ। और जबकि अभी एक मिशेल ओबामा का इंटरव्यू आ रहा था, वो बोल रही थी कि हम 8 साल जेल में रहे,
वॉशिंगटन व्हाइट हाउस में जेल में रहे 8 साल, और अब हमको फ्रीडम मिल रही है। उसने ऐसा बोला एक इंटरव्यू में। लेकिन भारतीय लीडर्स को चाहिए कि वो जेल परमानेंट रहे, दे शुड बी ऑलवेज सराउंडेड बाय द सिक्योरिटी गार्ड्स। एक स्टेटस सिंबल है वो। तो एक मुझे प्रश्न आता है कि फ्रीडम का व्हाट इज द, मतलब जो लोग आजादी के लिए इतना प्रेम करते हैं लेकिन स्वयं अपनी इच्छा से अपने आप को बांधना भी चाहते हैं, तो वो वेयर इज दैट माइंडसेट कम्स फ्रॉम? वो भारत में हमने बताया ना, देखिए, एक आप जो पूछे हैं उस पर भी बताएंगे, लेकिन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना दी है, पहले हम भारत की दृष्टि से उस पर चर्चा कर लें। आपने ये बताया कि वहां उस नेता की ज्यादा बड़ी इमेज चमकती है जो अपने को रिलीजियस बैकग्राउंड का दिखाता है। इससे ये पता चलता है कि रिलीजन या चर्च अभी भी वहां पावरफुल है, उसकी नेटवर्किंग है, और उन्होंने उसकी पावर को कम नहीं किया है। तो जो चालाक भी है नेता, तो उसको अपने को रिलीजियस दिखाना पड़ता है, ऐसा इंप्रेशन, ऐसा प्रभाव देना पड़ता है कि मैं रिलीजियस हूँ। भारत में उल्टा है। दोनों साइड भारत से, दोनों में, साइड, मतलब डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, दोनों को दिखाना हाँ, पड़ेगा कि वो चर्च से कनेक्टेड है। हाँ, और भारत में जो नेता मंदिर जाना अलग बात है, लेकिन शेष समय हर नेता ये दिखाता है कि नहीं नहीं, हम धार्मिक नहीं हैं, हम केवल हिंदू धर्म में हमारी कोई श्रद्धा नहीं है, हम तो दरगाह भी जाते हैं, हम तो चादर भी चढ़ाते हैं, हम तो चर्च भी जाते हैं। यानी जो धार्मिक मामले में लिजलिजा, पिलपिला, खोखला व्यक्ति है, वो भारत में नेता है। अगर वो नहीं भी है तो अपने को खोखला दिखाएगा। ये नेहरू से शुरू हुआ, और अब सब नेता ये दिखाते हैं कि नहीं नहीं, हिंदू धर्म से मुझे ज्यादा मतलब नहीं है, जनता के लिए जाते हैं, लेकिन हमको इस्लाम में भी उतनी ही श्रद्धा है, ईसाइयत में भी उतनी श्रद्धा है। वो मंदिर जाएगा तो कुछ समय बाद चादर चढ़ाएगा, नहीं तो दरगाह शरीफ जाएगा, नहीं तो किसी बदमाश सूफी के यहाँ जाएगा, या किसी बदमाश पादरी के पास जाएगा, चर्च में जाएगा। तो ये दो अलग चीज हैं। इसका अर्थ है कि यूएसए में और वेस्टर्न यूरोप में भी चर्च बहुत शक्तिशाली संस्था है, स्टेट के द्वारा उसकी पावर को मान्यता प्राप्त है, पॉलिटिशियंस भी उसकी ताकत का अनुभव करते हैं। भारत में उल्टा है। भारत में जनता तो श्रद्धा करती है, तो वो श्रद्धा ताकत के कारण नहीं करती, ज्ञान के, जैसा आपने बताया कि कोई वेदों का ज्ञाता है, यानी वो परंपरागत संस्कार है। हो सकता है कुछ समय बाद वो खत्म हो जाए, धीरे धीरे वो कम हो रहा है, लेकिन हजारों साल, लाखों साल का एक संस्कार है कि वो वेदों के विद्वान है, उपनिषद को जानते हैं, पुराण की व्याख्या करते हैं, रामायण बांटते हैं, भागवत बांटते हैं, गीता के विद्वान हैं। तो ज्ञान के कारण धर्म के लोगों का सम्मान है, लेकिन वोट के संदर्भ में उनका कोई सम्मान नहीं है, क्योंकि ये प्रचार कर दिया गया है कि अरे धर्माचार्य तो नेताओं के अधीन है, नेता जब चाहे गिरफ्तार करा ले झूठा आरोप लगा के। तो भारत में 1947 के बाद भारत के राजनेताओं ने हिंदू धर्म के आचार्यों को दबाने का, छल करने का, शक्तिहीन बनाने का काम किया है, और बदनाम करने का काम किया है। झूठी बातें हमेशा ये बताएंगे कि पता नहीं मंदिर में क्या होता है, और मंदिर तो बस वहां तो सब बहुत दान मिल रहा है। यानी मंदिर के विषय में और धर्म के आचार्यों के, पूज्य आचार्यों के विषय में चरित्र हनन, झूठी बातें फैलाना मीडिया के सहयोग से, ये भारत में हिंदू धर्म के साथ किया जाता है। और जो संगठित मजहब हैं, इस्लाम और ईसाइयत, उनके विरुद्ध कभी नहीं करते। ना तो मीडिया वाले की हिम्मत होती कि मुसलमानों की जो भ्रष्टाचार है, दुराचरण है, यहाँ तक कि होमोसेक्सुअलिटी है, छोटे छोटे बच्चों के साथ मौलाना लोग जो कुकर्म करते हैं, और स्त्रियों के साथ जो अत्याचार करते हैं, कुछ कोई किस्सा नहीं छापा जाता। यानी मुसलमानों और ईसाइयों के अनैतिक कामों को भी शासन और मीडिया दोनों ढकता है, और हिंदुओं के नैतिक कामों को शासन और मीडिया दोनों छिपाता है, और उनके बारे में झूठी अफवाह फैलाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। भारत का कोई भी हिंदू नेता, हिंदू नहीं मतलब हिंदू घर में उत्पन्न धर्म विहीन नेता, अपने को धर्म विहीन दिखाने में शर्माता नहीं, हिंदू धर्म से अपनी दूरी बताने में, या कि हमारे लिए सब समान है, हम तो कुछ भी हो, जैसे मुसलमान वैसे ईसाई, और ये गांधी से शुरू हुआ। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। इसका अर्थ है कि भारत में धर्म को कमजोर करना, धर्म के सिस्टम को, धर्म की व्यवस्था को कमजोर करना यहाँ के राजनेताओं का एक धंधा बन गया है, जो कि अमेरिका में नहीं। तो इमेज दोनों को चाहिए, लेकिन वहां वो इमेज अपनी रिलीजियस देता है, यहाँ ये इमेज अपनी बदमाश की देते हैं।
उस नेता की बहुत सम्मान होता है कि अरे ये तो बड़े बड़े धर्माचार्यों को भी जेल में डाल देगा, बहुत ताकतवर है ना, जैसे वो कोई एंटी सोशल एलिमेंट हो, जैसे नेता कुछ भी कर सकता है। जैसे लोग गुंडों से डरते हैं, उस तरह से नेताओं से डरते हैं। और नेता अपनी इमेज ये देता है कि हमारे साथ वो सदा भीड़ चलेगी, इसका अर्थ है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, इस भीड़ के द्वारा बलवा कर दें, लोगों को मार दें, पिटवा दें। तो यहाँ जो है फिजिकल पावर, नेता की इमेज यहाँ फिजिकल पावर दिखाने में जाती है, वहां अपनी रिलीजियस इमेज दिखाने में जाती है। ये बहुत बड़ा फर्क। तो करिश्मा भी वो वहां भी झूठ है, वो भी कोई सच्चे रिलीजियस नहीं है, लेकिन वहां रिलीजन जो है, क्रिश्चियनिटी की इतनी ताकत है कि वो अपने आप को क्रिश्चियन दिखाने को विवश है। यहाँ इन्होंने हिंदू धर्म को इतना कमजोर कर दिया, हिंदू धर्म की संरचना को, उसकी सिस्टम को, कि यहाँ का नेता अकेले में अगर कुछ पूजा पाठ करता भी है तो पब्लिक में उसे छिपाएगा, सिवाय जो पब्लिक फेस्टिवल वगैरह हैं मंदिर के, वहां जाएगा वोट पाने के लिए। लेकिन शेष समय अपने को दिखाएगा कि हमें कोई मतलब नहीं हिंदू धर्म से, जितना हिंदू धर्म को हम चाहते हैं उतना इस्लाम को चाहते हैं। और तो और अब तो यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता कहने लगे हैं कि सबका डीएनए एक ही है, यानी इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म और कम्युनिज्म सब एक है। तो ये यहाँ फर्क है। इसका अर्थ है कि यहाँ थॉट का, आइडिया का, धर्म का राजनीति में पूरी तरह अभाव है। केवल फिजिकल पावर दिखाना, हम शक्तिशाली हैं, हम चाहें तो तुमको झूठे आरोप में धर्माचारी को भी जेल में डाल दें। तो ये दोनों फर्क है ना। तो दोनों करिश्मा दिखाते हैं, दोनों फॉल्स इमेज देते हैं, लेकिन उनकी फॉल्स इमेज क्रिश्चियनिटी के पक्ष में है, इनकी फॉल्स इमेज हिंदुइज्म के विरोध में है। भारत का कोई भी नेता ये हिम्मत नहीं करता कि वो अपने आप को इस्लाम का विरोधी दिखा दे, ईसाइयत का विरोधी दिखा दे, लेकिन हर नेता ये कोशिश करता है कि वो हिंदू धर्म से अपनी डिस्टेंस दिखा दे। भाजपा वाले नेता भी यही करते हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क है नेता कल्चर में, जिसका अर्थ है कि 75 वर्षों में भारत के शासकों ने हिंदू धर्म को बहुत ही योजना पूर्वक कमजोर किया है, उसकी शक्ति नष्ट की है, उसको बदनाम किया है, उसके बारे में झूठ फैलाया है, और स्वयं को ही अब धर्माचार्यों की जगह रखना चाहते हैं। ऐसे ऐसे नेता हैं जो खुद ही धर्म पर भाषण देने लगेंगे, कोई मानस की चौपाई बोलेगा, कोई गीता का श्लोक बोलेगा, इसमें वो ये दिखाता है कि धर्माचार्य से बड़े धर्माचार्य हम हैं। ये तो बहुत ही चिंता की बात है ना। वहां ये कोई नहीं करेगा अमेरिका में कि कोई ये कहे कि मैं बाइबल का सबसे बड़ा एक्सपर्ट, है ना, किसी बिशप से भी ज्यादा एक्सपर्ट मैं हूँ बाइबल का। यहाँ के धर्माचार्य से ज्यादा बड़ा अपने आप को नेता दिखाते हैं कि यार क्यों चार चौपाई बोल दी, दो श्लोक बोल दिया। ये बहुत बड़ा फर्क है, ये बैकग्राउंड का फर्क है। और ये सोसाइटी के साथ इन्होंने कितनी क्रूरता की है, क्रुएलिटी की है, हिंदू धर्म के साथ कितना कठोर व्यवहार किया है, उसको योजना पूर्वक नीचे गिराया है, ये बताता है। तो भारत के नेता जो हैं वो हिंदू धर्म के विरोधी हैं, वो हिंदू धर्म को कमजोर रखना चाहते हैं, और वो एक भीड़ कल्चर बनाना चाहते हैं, भीड़ अपनी इमेज ये देना चाहते हैं, मेरे साथ बहुत लोग हैं, बहुत बहुत से कार्यकर्ता हैं, मैं जिसको चाहूं उसको पिटवा दूं, जिस जहां चाहूं वहां दंगा करा दूं। तो यहाँ फिजिकल पावर दिखाता है नेता, और साथ ही पॉलिटिकल पावर दिखाता है। वो कहीं अपने आप को न विद्वान दिखाना चाहता, न धार्मिक दिखाना चाहता। ये फर्क नहीं, एक आपने एक पॉलिसी का बात किया था शुरू में, पॉलिसी के ऊपर, नीति है। हाँ। क्या है उसके ऊपर आपने बात किया था कि जो जी। पॉलिसी का जो डिस्कशन है वो सिर्फ एक घोषणा पत्र में रह के सीमित हो गया है कि वहीं पे सिर्फ पॉलिसी की हाँ। डिस्कशन हो रही है ताकि जो हाँ। इंटेलिजेंट पीपल है उसको देख सके। लेकिन एक वो भी एक वेस्टर्न कॉपी भी है, क्योंकि वेस्ट में भी ऐसा चलता है। लेकिन इलेक्शंस तो सारे लोकल इश्यूज पे लड़े जाते हैं, कोई नेशनल इश्यूज पे इलेक्शन लड़े ही नहीं जाते कभी भी। नहीं, प्रैक्टिकली तो हाँ, प्रैक्टिकली तो लोकल इश्यूज पर ही लड़े जाते हाँ। हैं। लेकिन लेकिन एक चीज मैंने देखी है कि अमेरिका में भी एक शुरू हो गया ये ट्रेंड अभी, कि हम्म। नेशनल इश्यूज पे लोकल पॉलिटिशियंस ने बात करना शुरू कर दिया है। तो अच्छा। जो, और अभी भी उनके जो नेशनल इश्यूज हैं वो बाइब्लिकल हैं सारे के सारे, जैसे हाँ। अबॉर्शन और विमेन राइट्स। ये हाँ। 2000, अभी जो इलेक्शन हुआ 2022 में, वो मेन हाँ। इशू था पूरे कंट्री का, बाइब्लिकल इश्यूज। मतलब तो अभी ये तो भी रिलीजन की पावर दिखाता है ना। रिलीजन की पावर दिखाता है कि 2022 में भी बाइबल के हम्म। ऊपर इलेक्शन लड़ा गया। 2022 का इलेक्शन हम्म। अमेरिका में मिड हम्म। टर्म। हम्म। एक
लेकिन भारत में जो जिसके भारत का इतिहास, एक इंदिरा गांधी जब एक बार आई थी रोनाल्ड रीगन से मिलने के लिए, 87 का वीडियो वीडियो भी होगा गूगल पे, लोग देख सकते हैं। उन्होंने एक बात बोली थी रीगन के, दोनों एक साथ में व्हाइट हाउस में उनका स्वागत हुआ था 1971 वॉर के बाद आई थिंक। और उसके बाद उन्होंने बोला था कि अमेरिका इज ए न्यू नेशन, लेकिन भारत इज द वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन। ये उन्होंने बड़ा बड़ा इंप्रेसिव लेक्चर है इंदिरा गांधी का उस समय रोनाल्ड रीगन के सामने। और रोनाल्ड रीगन का बाकी जितने भी लोग सुन रहे थे, इट वाज द मोस्ट इंप्रेसिव टॉक दैट आई हर्ड एवर बाय ए इंडियन प्राइम मिनिस्टर। मतलब मोदी जी से भी अच्छा टॉक उन्होंने दिया था। हम्म। लेकिन उन्होंने उस पर अमल नहीं किया। वो अलग बात है, हम्म। बोला उन्होंने कुछ और, लेकिन जो प्रैक्टिकल किया भारत में वो कुछ और किया, वो अमल हाँ, नहीं किया। लेकिन एक एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रेंथ मुझे दिखा वहां पे कि उस समय भी भारत के जो लीडर्स थे इस तरह की बात रख सकते थे अमेरिका के सामने। लेकिन आज जो हम देखते हैं, अभी हम लोकल पॉलिटिक्स पर ही आते हैं क्योंकि नेशनल पॉलिटिक्स तो, लोकल पॉलिटिक्स में भी आजकल जो लोकल इश्यूज हैं वो गायब ही हो गए हैं हर तरफ से। भारत से भी गायब हो गए, अमेरिका से भी गायब हो गए। और अमेरिका में बाइबलिकल इश्यूज आ गए हैं। तो अब भारत में आजकल सनातन धर्म पे भी विचार शुरू हो गया है कि जहां पर जो भारत तोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं वो लोग भी आजकल पूजा पाठ में दिख रहे हैं आजकल। तो ये एक पॉजिटिव चेंज है कि एक नेगेटिव चेंज है, क्योंकि कुछ तो चेंज हुआ है अभी। ये तो पॉजिटिव चेंज है। ऐसा है कि भारत बहुत बड़ा राष्ट्र है ना। पहले तो इंदिरा गांधी वाली बात आपको बता दें, वो बहुत ही प्रैक्टिकल नेता थी। और यहाँ क्या हुआ कि उसके थोड़े समय पहले फ्रिट्जॉफ कापरा आए थे, और कुछ दूसरे भी साइंटिस्ट आते रहते थे, तो वो सब लोग भारत को बताते थे कि यहाँ बहुत एंशियंट सिविलाइजेशन है। क्योंकि फ्रिट्जॉफ कापरा से इंदिरा गांधी की बातचीत है जिसमें वो विस्डम को लेके बात करते हैं कि इंडियन विस्डम जो है वही द विस्डम है। तो इसमें वो इंदिरा गांधी कहती है कि हाँ, आई नो इट, लेकिन हमारे पिताजी ने कुछ ऐसा ऐसा कर दिया कि उसने एकदम से पीछे नहीं हट सकते। तो इंदिरा गांधी को जो फीडबैक मिला सोसाइटी से, क्योंकि वो आइडियोलॉजिकली बायस्ड नहीं थी, वो किसी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से नहीं बनी थी, तो उनका दिमाग थोड़ा फ्री था। तो उन्होंने ये देख लिया कि भाई भारत की शक्ति तो यहाँ की सभ्यता और संस्कृति में है, इतना तो मानना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने किया। अभी जो चेंज आए हैं उसको देखिए, ये बहुत बड़ा राष्ट्र है और इसमें पार्टियां जो नाटक करती हैं लड़ने का आइडियोलॉजी के आधार पे, वो तो अलग बात है, लेकिन असल में एक दूसरे से इंटरेक्शन होता रहता है। तो आप देखिए कि मोदी के बहुत से भाषण कम्युनिस्ट टर्मिनोलॉजी से भरे मिलेंगे, लेकिन फिर भी वो काम तो पूरा हिंदुत्व का कर रहे हैं, क्योंकि उनके मन में तो आखिर संघ का शिक्षण है। संघ वाले भी आजकल वो डीएनए एक कहने लगे हैं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि वो हिंदुत्व छोड़ देंगे। हिंदुत्व तो उनका प्राण है, उनका जीवन है। तो एक अजीब सी चीज है, एक इंटरेक्शन होता है पार्टियों में। तो कांग्रेस भी विवश है। जब संघ और भाजपा और देश में सोशल मीडिया के बाद और भी बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स, जैसे सनातन संस्था है, बहुत सी संस्थाएं हैं, माता अमृतानंदमयी हैं, उधर भारत सेवा, यहाँ पे बंगाल में एक बहुत सख्त भारत सेवाश्रम करके संस्था थी, बहुत सी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाओं को लोकतंत्र के स्वाभाविक अधिकार के कारण कहीं ना कहीं तो शक्ति मिल ही रही है। वोट पाने के लिए नेता एन मौके पे, जो हिंदू नेता हैं, वो हिंदू धर्माचार्यों के पास जाते हैं। और धीरे धीरे देश में, और चूंकि दुनिया में भी वातावरण बदला है, उसके लिए आप लोगों को ही बहुत श्रेय जाएगा जो अमेरिका में और बाहर अन्य देशों में हमारे भारतीय गए, हिंदू गए। उन्होंने वहां जिस तरह से अपना अच्छा रिकॉर्ड बनाया, भले वो उसमें से अधिकांश लोग भौतिक उपलब्धि ही कर रहे हों, लेकिन इससे उनकी इमेज गई। तो फिर जब थोड़ी सी समृद्धि आ गई तो वो भी अपने आप को हिंदुत्व से जुड़ा भी दिखाने लगे। फिर हमारे बहुत सारे धर्माचार्य सन्यासी, जैसे परम पूज्य श्रीला प्रभुपाद और बहुत सारे लोग जो गए, तो उससे भी बहुत परिवर्तन आया। तो नतीजा ये है कि भारत में एक और तो राहुल गांधी जैसे हैं, तो वो खुलेआम चर्च के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। लेकिन चर्च का एजेंडा अगर खुल गया तो उनकी पार्टी एक या दो सीट तक सिमट जाएगी। तो उनको कंपल्शन है कि देश में जो वातावरण बन गया है उसके लिए अपने आप को हिंदू भी दिखाएं। कहीं कहते थे हम लिबरल हिंदू हैं, अब तो अजीब सा नाटक चल रहा है, कभी त्रिपुर धारण कर लिए, कभी जनेऊ धारण कर लिए, कभी प्रियंका और राहुल दोनों मंदिर में भी जा रहे हैं। तो ये एक अर्थ में बहुत अच्छा है कि जो इन्होंने नास्तिकता और धर्मद्रोह और सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदू धर्म की निंदा जो अभी तक चली आ रही है,
जो हिंदू धर्म का सार्वजनिक रूप से नाश करने की घोषणा करने वाले आइडियाज हैं, है ना, कोई 5 बार नमाज पढ़ के कहेगा कि केवल हमारा जो मजहब है वही सर्वश्रेष्ठ है और हम इसको सारी ला गर्दिया ला शर्तिया इस्लामिया इस्लामिया पूरब से पश्चिम तक हमें केवल इस्लाम फैलाना है, यानी हिंदू धर्म का नाश कर देना है। क्रिश्चियंस कहेंगे कि ये तो डार्कनेस है, हिंदू धर्म फॉल्स गॉड्स हैं, हमको यहाँ क्रिश्चियनिटी फैलाना है। ये अभी भी चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे हिंदू असर्ट कर रहे हैं, और इसमें संघ और भाजपा दोनों का भी अच्छा रोल है, विशेषकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और दूसरे हिंदू संगठनों का। तो ये इनको मजबूरी में कहना पड़ रहा है। तो ये पार्टियों के वश में कुछ नहीं है। जनता में जो वातावरण बन जाता है, जिन लोगों ने शांत रहकर श्रद्धा पूर्वक हिंदू धर्म को फिर से तेजस्विता लाने की कोशिश की है, जो जगह जगह हिंदू धर्म के विषय में चर्चाएं भी होती हैं, आयोजन भी होते हैं, कथा भागवत आज भी होते हैं। लोकतंत्र का स्वाभाविक स्वाभाविक अधिकार, बावजूद इसके कि सारी सरकारें हिंदू धर्म के विरुद्ध एक्टिव रही हैं, हिंदू धर्म की उपेक्षा करती रही हैं, तो भी लोकतंत्र है। और लोकतंत्र तो वास्तविक है इस अर्थ में, अगर डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र तो यहाँ नहीं है, लेकिन जो भी डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उसके कारण हिंदू भी अपने आयोजन कर रहे हैं, बातें करते हैं, तो वो पॉजिटिव है। ये जो राहुल गांधी को बोलना पड़ रहा है, मतलब ही इज कंपेल्ड टू शो कि हम, उसको मजबूरी है कि वो ये नाटक करे कि हम हिंदू भी। एक तो ये एक पॉजिटिव है। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली, ये भी पॉजिटिव है, उसको भी अप्रिशिएट हम लोग करना चाहिए सबको। हम्म एक एक उसमें एक नेगेटिव उसमें आ जाता है, जैसे कि लोग क्या करते हैं कि अभी वेदों में तो बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि वेदों के अनुसार कोई धर्म है, वेदों के विपरीत अधर्म है, बड़ी क्लियर है उधर, स्टेटमेंट ब्लैक एंड व्हाइट रहते हैं सारे वेदों में, ताकि कोई हम्म कंफ्यूजन किसी को रहे ना। लेकिन एक जो हिंदू की जो 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 जैसे अगर जिन्होंने भी वेद को रिजेक्ट किया है, मतलब वो सनातन धर्म के फॉलोअर नहीं हो सकते, क्योंकि वो वेदों के विपरीत चला गया, तो उसमें उनको हम्म असुर बोला गया है। असुर जो है वेदों के विपरीत हम्म चलते हैं। और हम्म लेकिन अभी आजकल क्या हो गया है कि बोलते हैं मॉडर्न थॉट। अभी मॉडर्न तो का डेफिनेशन ही गलत है, क्योंकि मतलब जो परिभाषा जो सेम रहे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज मॉडर्न, क्योंकि वो सस्टेन कर रही है अपने आप को। बट एनीवन विच इज जस्ट बिकॉज समबडी, आज किसी ने बोल दिया दही खराब है सेहत के लिए, तो लोग आधे लोग दही खाना बंद कर देंगे, आज किसी ने फिर कल बोला दूध भी ना पिए, फिर दूध भी पीना बंद कर देंगे। बट वो मॉडर्न कहाँ से हो गया, क्योंकि सस्टेन नहीं कर सकता, अगर एक्सपेरिमेंट आएगा उसको वापस रिवर्स कर देगा। तो ये जो बिल्कुल। लोग जो बात करते हैं कि अभी हम मॉडर्न है और क्यों पुरानी हम्म बातें करें करें हिंदू के हिसाब से, ये सिर्फ हिंदू ही बोलते हैं, हम्म ये कोई ना क्रिश्चियन बोलते हैं, क्रिश्चियनिज्म वाले बोलते हैं, ना इस्लामिज्म वाले बोलते हैं, सिर्फ हिंदू बोलते हैं। तो ये मॉडर्न हम्म के जो मॉडर्न का जो नया डेफिनेशन है, वो एक्चुअली इटसेल्फ फॉल्टी है, वो वेस्टर्न व्यू पॉइंट के अनुसार है, क्योंकि वेस्ट में भी मॉडर्न कुछ हुआ ही नहीं, अभी भी बाइब्लिकल इश्यूज पे इलेक्शन लड़े जा रहे हैं 2022 में। हम्म तो हम्म मॉडर्न तो सिर्फ एक टूल्स हो गए कि आज हमारे पास एक नया टूल आ गया, फिर एक नया टूल आ गया, लेकिन बात वही चल रही है पुरानी वाली। तो उससे एक हम्म और चीज पता लगती है मनुष्य के बारे में, कि मनुष्य की नीड्स कभी बदली नहीं है इतिहास में। मतलब उसके एक्सप्रेशन करने का तरीका बदल गया है, लेकिन नीड्स नहीं बदली, उसकी बेसिक नीड्स ही है हम्म कि वो अध्यात्म की तरफ जाना चाहेगा, वहां पे उसको शांति मिलेगी। तो जो बेसिक नेचर तो बदला नहीं है। तो उस परिवेश में अगर आप जो देखते हैं कि लोग जो बात करते हैं कि अभी हम मॉडर्न जमाने में हैं, क्यों पुरानी बातें करी जा रही हैं, ज्यादातर हिंदू इस तरह बातें करते हैं, तो उस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे हिंदुओं को? नहीं, वो तो इग्नोरेंस उसका कारण है, मूर्ख लोग हैं ज्यादातर। और क्योंकि, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार स्टेट के जो रूलर्स हैं वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा और मीडिया के द्वारा, स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया था मोटे तौर पे अभी थोड़े साल पहले तक, उसके द्वारा झूठ फैलाया है। उसके द्वारा ये बता दिया कि जैसे कि मॉडर्न का अर्थ होता है यूरोप की नकल करना, यूरोप की नकल भी वो करना जो ये नेता बताएं अथवा जो यहाँ का प्रोपेगेंडा मशीन बताए, और वो कोई बड़ी अच्छी चीज है, और भारतीय होना, धार्मिक होना पिछड़ी चीज है। तो ये नेताओं ने और स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया ने, जो कि अभी भी एक बड़े हद तक कंट्रोल्ड है, थोड़ा लिबरल भले हो गए हों, लेकिन अंत में स्टेट पर बहुत डिपेंड करता है मीडिया। और इस समय तो इंटरनेशनल स्टेट से बहुत संबंध हो गए हैं, दोनों बातें हैं। तो भारत का स्टेट तो पहले कंट्रोल करता ही था, अब भारत के मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका और पश्चिमी यूरोप और रूस से भी
संबंध बना लिया है बड़े पत्रकारों ने। तो ये लोग झूठ फैलाते हैं, तो उस अर्थ में अज्ञानी बहुत हैं, इग्नोरेंट हैं, इसलिए ये शब्दों के विषय में कुछ भी बोलते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि ये सब ढलान की ओर है। इतना बड़ा झूठ इन्होंने 75 वर्षों से बोला, वो अब चल नहीं पाएगा, धीरे धीरे ये खत्म होगा। क्यों? क्योंकि एक तो सोशल मीडिया आ गया है, इंटरनेट है, फिर कांग्रेस और कम्युनिस्ट और सोशलिस्टों ने मिलकर जो झूठ फैलाया था उसकी पोल खुल गई है। थोड़ा आधे अधूरे मन से ही सही संघ भाजपा जैसे संगठनों को हिंदुत्व की, धर्म की बात करनी पड़ रही है। तो इससे क्या है, समाज फिर से अपने स्वाभाविक रूप को प्राप्त हो रहा है, और जब स्वाभाविक रूप को प्राप्त होगा तो धर्म की पुनः प्रतिष्ठा होगी और ज्ञान बढ़ेगा। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो राजनीति शास्त्र के ग्रंथ हैं उनका भी अध्ययन होगा। अभी तो कहीं नहीं होता भारत में। पॉलिटिकल साइंस का अर्थ है यूरोप के बेसिकली 19th और 20th सेंचुरी के पॉलिटिकल आइडियालॉग्स को पढ़ा दिया जाए। प्लेटो एरिस्टोटल का तो नाम ले लेते हैं, उनके विषय में कोई कुछ जानता तो है नहीं। सारा जो है वो अपना वाल्टेयर या उसके बाद जो भी लोग आए हैं ऑब्स वगैरह, यानी वहाँ के जो पॉलिटिकल आइडियालॉग्स हैं उनको पढ़ाया जाता है, वही पॉलिटिकल साइंस है। वहाँ की जो सोशियोलॉजी के ब्रांचेस हैं जो 20th सेंचुरी में डेवलप हुई हैं वही पढ़ाया जाता है। लेकिन ये जो वातावरण बदला है, इससे शीघ्र ही कम से कम शिक्षित समाज जो है उसमें जो थोड़े भी प्रतिभाशाली युवक युवतियां हैं जिनमें थोड़ा भी टैलेंट है, वो धीरे धीरे अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे, जैसे आप लोग कर रहे हैं। आपका ये योगा का जो क्लासेस है वो कितना सुंदर है। स्वामी रामदेव जी भी प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ और लोग भी प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भले पूरा परिपूर्ण नहीं हो पाया है, अपनी उतना प्रभावशाली बनने में समय लगेगा, लेकिन वो हमारे शास्त्रों की ओर भी उनकी गति है। जब शास्त्रों की ओर गति होगी तो फिर से अपनी बात आ जाएगी। तो ये जो मूर्खता है, मॉडर्न वगैरह कहना, ये तो जैसे मूर्ख लोगों के शब्द हैं, इनमें तो कोई बुद्धि ही नहीं है, बुद्धिहीन है। क्योंकि न तो यहाँ जैसे कम से कम अंग्रेजी भाषा में बाद में सही थेसरस वगैरह बने तो ये है ना, और भारत में तो सरल से संस्कृत व्याकरण और संस्कृत भाषा में ये था ही ना कि किस शब्द की कौन सा धातु है, उसमें क्या प्रत्यय उपसर्ग लगने से क्या अर्थ बना, निघंटु थे, निरुक्त था। इतना शब्द मीमांसा, अर्थ मीमांसा इसकी परंपरा है। तो अपने को पढ़े लिखे कहने वाले लोग अजीब सी भाषा बोलते हैं, कुछ भी मॉडर्न कह दिया, कुछ भी सेकुलर कह दिया, यानी मूर्खता है। तो मूर्खता ढल रही है, और अब भारत से मूर्खता धीरे धीरे विदा होगी। जब ज्ञान आएगा तो फिर ये बेवकूफी भरे शब्द खत्म हो जाएंगे, और जो लोग चाहते हैं कि वो खत्म हो उनको और तेज काम करना चाहिए, जैसे आप काम कर रहे हैं, स्वामी रामदेव जी काम कर रहे हैं, कहीं कहीं संघ भी कुछ काम कर रहा है, आर्य समाज के बहुत से गुरुकुल चल रहे हैं। वो एक स्तर पर तो केवल अपना पंथ थोपने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी भारतीय शास्त्रों की महिमा भी बताते हैं, इतिहास के विषय में उनके बहुत अच्छे काम हैं। तो इस तरह धीरे धीरे भारत का स्वभाव, भारत के ज्ञान के प्रति प्रतिभाशाली युवकों युवतियों में आकर्षण और श्रद्धा फिर से पैदा हो रही है। और ये बहुत ही जल्दी, ये जो बकबक करते हैं ना मॉडर्न ये है और अब ये मॉडर्न ये, उनको मुख्य बात यह है कि जो हिंदू पक्ष के लोग हैं उनको थोड़ा तेजस्वी होना चाहिए। मैं एग्रेसिव नहीं कहूंगा, आक्रामक नहीं कहूंगा, आजकल की भाषा में तो कहेंगे कि उन्हें एग्रेसिव होना चाहिए। तो इनको मूर्ख कहना चाहिए, जो इस तरह की बात करते हैं ना, जो आप कह रहे हैं, उसको सीधे कहना चाहिए, मूर्ख हो, निरे मूर्ख हो, कुछ नहीं जानते। जब तक हम तेजस्वी नहीं होंगे, मैं एग्रेसिव न कह के तेजस्वी कह रहा हूँ, जो हिंदू पक्ष है, जो ज्ञान का पक्ष है, जो शास्त्र का पक्ष है, उसको तेजस्वी होना चाहिए। इन लोगों का सार्वजनिक तिरस्कार करना चाहिए कि तुम लल्लू हो, तुम मूर्ख हो, तुम कुछ नहीं जानते, और इनके प्रति तीव्र तिरस्कार करना चाहिए, क्योंकि ये मुसलमानों और ईसाइयों से तो दबते हैं, जो अजीब सी भाषा बोलते हैं। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की क्या भाषा है, अज्ञान मूलक है, आप सभी जानते हैं, अजीब सी किताबें हैं, उसके प्रति तो ये डरते हैं। और जो हमारे शास्त्र हैं उनके विषय में बदतमीजी करते हैं, तो इनको असभ्य, मूर्ख, गंवार आदि कहना चाहिए। और भारत में फिर से अब ये ज्ञान की प्रतिष्ठा जैसे ही हम करेंगे ये सब बदल जाएगा। और प्रयास कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, भारत में स्वामी रामदेव जी तथा कई गुरुकुल चल रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इसका परिणाम आएगा। और अब ये सोशलिस्ट शब्द तो हमारे संविधान में अभी भी है मूर्खता से, वो तो बदल जाना चाहिए, या तो उसकी परिभाषा दे देना चाहिए। अगर आप एक, अभी तक सोशलिज्म का अर्थ होता था टोटल कंट्रोल ऑफ स्टेट ऑन नेशनल रिसोर्सेज, तो वो तो अब बचा नहीं है, तो इसको या तो नया डिफाइन करें।
लेकिन शब्द बचा हुआ है, लेकिन वास्तव में उस तरह का कंट्रोल अब है नहीं। तो धीरे धीरे ज्ञान की पुनः प्रतिष्ठा होगी। नई शिक्षा नीति में भी कुछ कुछ उन्होंने जगह रखी है। थोड़ा बहुत धीरे धीरे जब ज्ञान की प्रतिष्ठा होगी तो ये मूर्खताएं बंद हो जाएंगी। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि वो कहते हैं ये मॉडर्न नहीं है, वो तो मूर्ख लोग हैं। मूर्खों की तो क्या शक्ति है, ज्ञान ही उसका उपाय है, ज्ञान का प्रसार। नहीं, हमारे शास्त्रों में लोक संग्रह की बात की गई है, ना जी सामाजिक उसकी बात की गई है, ना कैपिटलिज्म की बात की गई है, लोक संग्रह की बात की गई है कि जो हाँ। सभी लोगों के लिए सबसे ज्यादा उनको फायदा पहुंचाए, आराम पहुंचाए, दैट इज लोक संग्रह। लेकिन लोक हम्म। संग्रह पे हमारे पास कोई विचार विमर्श है ही नहीं पूरे लोकतंत्र पे। नहीं, अगर हम किसी भी लोकतंत्र, शब्द का नहीं है ना। नहीं, जैसे राजनीति शास्त्र है, उसका भी कोई विचार विमर्श नहीं है। आखिर कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, जो कि एक राजनीति शास्त्र है। यहाँ तो इतनी मूर्खता है, इतना अज्ञान है कि उन्होंने अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स समझ लिया और इकोनॉमिक्स का हिंदी अनुवाद अर्थशास्त्र कर दिया। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक्स तो उसमें बहुत छोटी चीज है। वहां तो प्रारंभ भी होता है कि पृथ्वी लाभे पालनम, पृथ्वी को प्राप्त करना अर्थात शासन में आना, और फिर अपने शासितों का सबका धर्म पूर्वक पालन। तो ये गोल है। और इसीलिए आप देखिए ना, जो अर्थशास्त्र है वो किस बात पर बल देता है, वो सदा विद्या पर बल देता है। कौटिल्य ने कहा है, एक तो प्रारंभ में ही कहा है, तो फिर अंत में ये कहा है कि दंड से ही सब होगा। हम्म। तो दंड नीति, अगर अगर राज्य दंड नीति का अवलंबन नहीं करे तो वो पापी राज्य है। और वो दंड नीति के द्वारा क्या करेगा, इन सब मूर्खताओं का निग्रह करेगा, नियमन करेगा, अशिक्षा का। तो विद्या तो मूल ही है ना। आखिर हमारे राजाओं के लिए और राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के लिए चाणक्य ने तो पूरा दिनचर्या बनाती है ना, कि पहले दिन के पहले भाग में वो हस्त विद्या, अश्व विद्या, रथ विद्या और शस्त्रास्त्र विद्या सीखे। हर हर क्षत्रिय राजा का ये काम है। और शेष भाग में पुराण इतिहास पढ़े। फिर क्या कहा है, पुराणम इतिवृत्तम आख्या विवेक उदाहरणम धर्मशास्त्रम अर्थशास्त्रम क्या इतिहास। इतिहास की व्याख्या की है कौटिल्य ने कि पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण देना राजाओं के, और धर्मशास्त्र तथा अर्थशास्त्र यानी राजनीति शास्त्र, ये इतिहास है। और फिर कहा है कि प्रज्ञा से योग होता है, यानी विजडम का बहुत बल है ना, प्रज्ञा से योग होता है। और फिर योग से आत्मवत्ता आती है, यानी आत्मविश्वास आता है। तो हमारे जो अभी के राजनेता हैं वो तो बेचारे ना तो प्रज्ञा की साधना करते, इसीलिए उनमें हिंदुत्व को लेकर आत्मविश्वास नहीं है। लेकिन नई पीढ़ी में प्रज्ञा बढ़े और आत्मवेत्ता बने, वो भारत के मूल प्रज्ञा को, मूल ज्ञान को जाने, ऐसा प्रयास करना चाहिए तो हो जाएगा। तो अभी का जो राज्य है वो तो धर्मनिरपेक्ष बना हुआ है, भारत का राज्य। वो तो अपने को धर्मनिरपेक्ष बड़े गौरव से कहता है, तो इनको तो क्या कहें। नहीं, लेकिन ये बदलेगा। हम्म? धर्मनिरपेक्ष तो बड़ा मूर्खतापूर्वक शब्द हो गया है, क्योंकि आप धर्म से कैसे निरपेक्ष हो सकते हैं? नहीं, हर चीज में छल है। जो जब अनुवाद किया तो सेक्युलरिज्म का हिंदी अनुवाद जो संविधान में छपा उसमें पंथ निरपेक्ष कहा है, हाँ, लेकिन शब्द मीडिया में चला दिया और नेताओं के भाषण में धर्मनिरपेक्ष। यानी बात बात में दोगलापन। दोगलापन। 75 वर्षों से भारत के नेता दोगलेपन की पराकाष्ठा करते रहे, लेकिन ये चलेगा नहीं, अब बदलेगा। नहीं, मतलब ये हो परिवर्तन गया हो कि रहा है। धर्म निरपेक्ष का अर्थ हो गया कि कॉमन सेंस से निरपेक्ष है वो। हाँ, तो अब वो बदलेगा, बदलेगा। बहुत बदलाव आ रहा है, उसमें हम सबका अपना योगदान है। योगदान है, लेकिन आप भी हाँ, शब्दों में बहुत रुचि रखते हैं और मैं भी बहुत रुचि रखता हूँ। तो अगर धर्मपेक्ष जी। को निरपेक्ष देखा जाए, जो हाँ, कॉमन सेंस से निरपेक्ष आदमी चल रहा है। धर्म का तो सर्वमान्य है कि भाई जो जिसका गुण है, धर्मनिरपेक्ष का, धर्मनिरपेक्ष मनुष्य का अर्थ है कि वो मनुष्यता से निरपेक्ष होगा। क्योंकि मानव का जो स्वभाव बताया गया है उसके अनुसार चलना मानव धर्म है। बिल्कुल। और अगर आप उसके अनुसार नहीं चलते तो आप मानव नहीं हैं। तो ये तो जीवित पशु हैं। जो अपने को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं वो जीते जागते पशु हैं, और पशु से भी गए गुजरे। संस्कृत में तो बोला गया, बदलेगी। संस्कृत में बोला गया हम्म? द्विपद पशु। हाँ। तो तो ये बदलेगा अब, ये बस ये अंतिम ढाल में है। ये जो राहुल गांधी को भी अपने को धर्मनिष्ठ बताना पड़ रहा है, तो ये इस बात का द्योतक है कि अब ये ढलान पर है ना। ढलान पे। बहुत बहुत हाँ। अच्छा लगा आपसे बात करके, और इतना अब लोग इसको ध्यान से सुने, पूरा वीडियो सुने जिसपे रामेश्वर जी ने इतने, और इन्होंने बड़ा अच्छा टॉपिक एक छेड़ा है, विद्या अविद्या। उस पर हम अलग शो करेंगे, क्योंकि विद्या क्या हम्म। है, अविद्या क्या है, वो एक बड़ा टेक्निकल टॉपिक है वेदों के अनुसार।
तो जो अविद्या के टॉपिक्स अलग हैं, और आजकल वो इस पे बात करेंगे। आज अविद्या को ही लोगों ने नॉलेज सिस्टम बना दिया है, विच विल डिस्कस लेटर, है ना। तो नमस्ते एंड थैंक यू वेरी मच रामेश्वर जी, एंड थैंक यू फॉर ऑल द व्यूअर्स फॉर वाचिंग। नमस्कार। आप लोग शेयर करिए और लोगों को बताइए हमारे चैनल के बारे में, और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और हमारे मेंबर्स बनिए। मेंबर्स बनेंगे तो आपको हमारे कोर्सेज, फर्स्ट courses only will be free for you, at least one session. So namaste and thank you.